और ये होम्योपैथिक में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसको अफेक्ट ना करती हो। पहले जॉइंट्स को ले लेते हैं, जिसमें लूपस आती है, एक डिजीज़ होती है। लूपस एक बहुत बड़ा वेरिएंट है, इससे बहुत सारी डिजीजेस आ जाती है। इसमें सिस्टमिक लूपस में एरिथ्रोमेटोसिस है, स्किन में भी लूपस हो सकती है। तो लूपस अपना एक स्पेसिफिक एक डिजीज़ है। अब इसकी कई वैरायटी होती है। फिर आती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। जनरली ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। स्मॉल जॉइंट इसमें अफेक्शंस होते हैं और डिफॉर्मिटी भी इसमें देखने को मिलती है। और इसके बाद में मायोसाइटिस आती है। फिर स्किन में आता है स्क्लेरोडर्मा, जिसमें क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्रेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है, कैल्सिनोसिस होती है, रेनाउड्स फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रोडेक्सटाइली एंड टेलेंजिएक्टेसिया। ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है। सोरियासिस हो गई, विटिलिगो हो गई, ये भी स्किन का एक पार्ट है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो अभी लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद में आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, जिसमें थायराइडाइटिस है, ग्रेव्स डिजीज़ है, हाशिमोटो डिजीज़ेस हैं। ये कई डिजीज़ेस हैं जिसमें एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में ये आती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आती है पार्किंसंस डिजीज़ हो गई, गुलियन बेयर सिंड्रोम हो गए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गई। सो ऐसे डिजीज़ेस जो होती हैं, इनको कहते हैं ये नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के डिजीज़ेस। अब मेन चीज़ आती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होम्योपैथी में कैसे ट्रीट की जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो बॉडी की मेमोरी क्यों परवर्टेड हुई। जो हमारी एक अपने खुद के सेल्फ हैं, सब हमारा अपना है, कोई हमारा पराया नहीं है। हमारे बॉडी में एक इंटरनल होम्योस्टेसिस है, एक इंटरनल डायनामिक्स है, एक इंटरनल ऑर्डर एंड इंटरनल एक फ्लो है। हमारी एनर्जी जो होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। हमारी एनर्जी में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक आर्किटेक्चर बिल्ट है, हमारी एनाटॉमी एक है, हमारा फिजियोलॉजी एक है। एनाटॉमी में एक सीक्वेंशियल ग्रोथ होता है। जैसे हम डेवलपमेंटल फेज़ में अगर जाते हैं, तो हम जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब हम ग्रो करते हैं, तो हमारे प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस भी एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। और जैसे जैसे हमारे बॉडी में एक एक नीड बढ़ती जाती है, हमारे एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन डेवलप होते हैं। हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसको एनाटॉमी कहते हैं। ये कह सकते हैं हियरार्की ऑफ डेवलपमेंट। और इस हियरार्की ऑफ डेवलपमेंट के साथ साथ, आर्किटेक्ट के साथ साथ, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी डेवलप कर जाते हैं। और उसके लिए हमारी बॉडी अडेप्टेड भी हो जाती है, हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। एंड साथ ही साथ हमारे बॉडी में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। ये सारे रिफ्लेक्शंस, सारे बॉडी का एक अपना खुद का आर्किटेक्ट है। और ये इंटरनल डायनामिक्स या इंटरनल होम्योस्टेसिस इसको कहते हैं। एक्चुअल वर्ड इज होम्योस्टेसिस। सो ये होम्योस्टेसिस एक रिदम में काम करती है। सारे गामा पाधा नी सा, सानी धापा मागा रे सा, इसको रिदम कहते हैं। अब समहाउ हमारे अंदर दो विल होती है। एक विल होती है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल विल, और एक विल होती है जिसको इंटरनल विल। एक्सटर्नल विल होती है कि हमारी व्यवहारिकता की चीज़ें, व्यवहारिकता में हम आपके साथ जो हैंडलिंग कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि हमें कैसे डील कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, हम आपके साथ इतना इनपुट करेंगे तो हमारा आउटपुट इतना होगा। आपके साथ हम ये आचरण करेंगे तो आप हमारे साथ ये आचरण करोगे। लेकिन हमारा एक नेचुरल बिल्टअप भी है, इसको हम कहते हैं इंटरनल विल। और इंटरनल विल के हिसाब से हमारी अपनी क्या कहते हैं, एक पैटर्निंग है। इसके हिसाब से हम कहीं ना कहीं, हम सभी लोग नंगे हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक ओरिएंटेशन है। इसमें हमारे अंदर ग्रीड, सेल्फिशनेस, लस्ट, एंगर, जेलसी सब है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। देयर ऑल इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म। कोई एक चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो आदमी को स्टेट ऑफ ऑर्डर से स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में वो क्या करती है, ड्रैग करके लेके जाना शुरू करती है कोई भी एक चीज़। अब जैसे जैसे स्टार्ट ये होता है, फर्स्ट स्टेप जब होती है, तो ये बॉडी की इंटरनल विल जो होती है, ये उसको बोलती है, या बॉडी में एक एक्सटर्नल और इंटरनल विल के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। आदमी को लग रहा है कि ये चीज़ें उसके साथ जो हो रही हैं ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसियसनेस आता है, मोरालिटी आती है, आदमी उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है।
सो कंसियसली हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल जो हमारा विल है या इंटरनल हमारी जो बॉडी का या हमारा जो प्योर नेचर है वो रिबेल करता है। हम प्योरेस्ट फॉर्म में हैं। अब प्योरेस्ट फॉर्म में इसीलिए हम क्या हैं, प्योर और हेल्दी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली हम उसमें एक्सटर्नल विल से बहुत सारी चीज़ें हम उस पर फोर्स कर रहे हैं। इंटरनल विल क्या हो रही है, धीरे धीरे परवर्टेड होती चली जा रही है। अब ये जैसे जैसे परवर्जन स्टार्ट होगा, परवर्जन क्या होगा, पहले एक्सटर्नल इंटरनली होना शुरू किया। अब ये इंटरनली होने से इंटरनल जो डायनामिक्स था, पूरे बॉडी का एक आर्किटेक्ट था, जो सॉफ्टवेयर था, जब वो डैमेज होना शुरू किया तो जो हार्डवेयर है वो क्या होगा। अगर मान लो हमारी विल ख़त्म हो जा रही है, हमारी रेशनैलिटी ख़त्म हो जा रही है, हमारी मोरालिटी ख़त्म हो रही है, तो हमारे अंदर में एक डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ। अब ये डिसऑर्डर ये सबसे सुपर मोस्ट पार्ट है। अब जैसे सॉफ्टवेयर करप्टेड होगा, एक एक करके हार्डवेयर जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं और उनकी जो फंक्शनिंग है या एज ए होल जो सेलुलर फंक्शनिंग है, वो सेलुलर फंक्शनिंग किस में जा रही है, इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में जा रही है। और यहाँ से परवर्जन स्टार्ट होता है। अब वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि व्हाट इज़ सेल्फ एंड व्हाट इज़ नॉन सेल्फ। तो जो सेल्फ है जिसको उसको प्रोटेक्ट करना था, अब वो क्या कर रही है, उसको नॉन सेल्फ समझ के उसी को खाना शुरू कर दे रही है, मारना शुरू कर दे रही है। एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड द ऑटो किलिंग और ऑटो एंटीबॉडी, तो बॉडी के जो सेल्स थे, जो उनका अपना एक कॉग्नेट रिलेशंस था, एक फ्रेंडली रिलेशंस था, एक हारमोनी में थी, जिनको प्रिजर्व करके रखना था, इनको बचा के रखना था, जिस डिफेंस के लिए वो बनी थी। नाउ दे आर एक्सेप्टिंग इट एज ए फॉरेन बॉडी एंड नाउ दे आर एक्सेप्टिंग एज ए नॉन सेल्फ मैटर, मतलब ये हमारा नहीं है, नाउ आई हैव टू किल इट। अब वो उसको मारना शुरू कर देती हैं। एंड फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सेटअप करता है। अब आती है होम्योपैथी की बात। तो होम्योपैथी जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे पहले उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट जब आया है तो उसकी हेल्दीएस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस पेशेंट देता है, ये है, और बहुत सारी सिकनेस को भी वो रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर का काम क्या है, उसके हेल्दी पार्ट को टच नहीं करना है, क्योंकि उसका कुछ नेचुरल हेल्दी इनबिल्ट कैरेक्टर है, उसको वो टच भी नहीं करेगा। जो उसकी सिकनेस है उसमें भी वो देखेगा कि सिकनेस कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, व्हाट इज़ द ट्रूएस्ट कॉज ऑफ द सिकनेस। ये जो पेशेंट बीमार पड़ा, इसकी जो मेमोरी परवर्टेड हुई, इसमें चल क्या रहा है, ग्रीड है, लस्ट है, या एंगर है, जेलसी है, आखिर ये है क्यों, और क्यों ये स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में जा रहा है। तो उस पर जब सेंट्रलाइज करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उस पर हमारे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। एज वेल एज होम्योपैथी में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और वो होती है टोटलिटी ऑफ द पेशेंट या टोटलिटी ऑफ द केस। तो एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसकी अपनी कुछ चॉइसेस ना हो। इंडिविजुअल की चॉइसेस कैसी होती है, उसको खाने में कुछ पसंद होता है, क्योंकि ये हमारी चॉइसेस ही हमारी बॉडी को मूव कराती है, हमारे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, हमारे हेल्दीएस्ट कंडीशन को। जैसे हम खाने में पसंद करते हैं, अब हर आदमी पसंद करता है, सबसे स्वस्थ होते हैं छोटे बच्चे, जिनको खाने में एक प्रेफरेंसेस रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। एक 60 साल का बूढ़ा आदमी कुछ भी दे दो, अब खाना है, मतलब दे आर लाइक एनिमल बीइंग। जैसे गाय भैंस बंधी होती है खूंटे से, वो हौदी में कुछ भी डाल दो तो खा लेती है, लेकिन आदमी कुछ चॉइसेस लेता है। तो लाइकवाइज हमारे बॉडी में जो है एक अपना एक क्रेविंग होता है, एक डिज़ायर होता है, और कुछ चीज़ें हमको बहुत सुकून देती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी में एग्रेवेशन पैदा करती हैं, या उनको खाने के बाद हम अगर खा भी लेते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करती है। तो ये हमारी पहली जो पार्ट होती है वो हमारी चॉइसेस, जिसमें हमारे खाने पीने का फूड पैटर्न। अब आता है कि हम चॉइसेस में ही और चीज़ें लेते हैं कि हाउ डू एंजॉय द कंपनी, लोगों को हम कैसे एंजॉय करते हैं, बिकॉज बीइंग मैन बिकम्स ए सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल क्या करता है, कंपनी और सराउंडिंग्स को एंजॉय करता है। आइदर उसके कुछ पसंद के लोग हैं जिनके साथ उसको कंफर्टेबल महसूस होता है, या नहीं भी हैं तो नए लोगों में भी वो एडजस्ट करता है, एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस सेटअप करके वहाँ भी अपने लिए एक जगह बना देता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और उस वैक्यूम में जाके वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो पहले एक इमोशनल बॉन्ड बनाता है, दो लोगों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन, और उसके बाद में फिर उनकी कंपनी में वो सूट करके अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब ये भी उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में आती है। तो बहुत सारे लोग जो है कंपनी पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी एवर्जन में रहते हैं, बहुत सारे लोग स्टे अलोन रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कम्युनिकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने सुख दुख की बातें, जीवन के बारे में, नेचर के बारे में, दे हैव ए लॉट्स ऑफ टॉपिक्स इन ऑर्डर टू डिस्कस।
बच्चों के अपने अपने टॉपिक्स होते हैं, बच्चों के कॉमिक हीरो होते हैं, बच्चों के नए नए कैरेक्टर होते हैं, बच्चों के नए नए हीरोज़ होते हैं। ये उनकी लाइफ में उनको क्या करना है, बड़े हैं तो उनके कैरियर से ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। एंड कुछ लोगों में ये ख़त्म हो चुका होता है, एंड दे हैव गॉन टू द स्टेट ऑफ इंडिफरेंस एंड दे हैव गॉन टू द स्टेट ऑफ टैसिटर्न स्टेट। ना तो उनको खुशी का एहसास होता है, ना तो उनको दुख का एहसास होता है। तो होम्योपैथ डॉक्टर क्या करता है, वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को नहीं बस पूछता, उनके साथ साथ उसके जो सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, सोशल मतलब सराउंडिंग्स को कैसे इंजॉय कर रहा है, एंड इसके बाद आता है डोमेस्टिक रिलेशंस। डोमेस्टिक रिलेशंस मतलब हो गया उसकी फैमिली के जो लोग हैं उनके बीच में कैसे वो तालमेल बैठा रहा है, एंड हाउ ही इज़ एंजॉइंग। ये भी उसकी लाइकिंग्स का पार्ट है, ये भी उसके अफेक्शंस का पार्ट है, जो उसका हेल्दीएस्ट मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि यहीं से सिकनेस को हम इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे। अगर वो डिसलाइक में चला गया, इंडिफरेंस में चला गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो नाउ ही हैज़ मूव्ड फ्रॉम द हेल्दीएस्ट स्टेट टू द स्टेट ऑफ सिकनेस। अब इसके बाद में आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है, वो होती है हमारी एनर्जी, हमारा स्लीप पैटर्न। स्लीप कहते हैं, स्लीप एक रेजुनेशन का प्रोसेस है, पुनर्जीवन जिसको कहते हैं। मतलब आपकी रोज़ का, जैसे आपको कहीं जाना है, आपको मालूम है 100 रुपये का खर्चा है, तो 100 रुपये आप स्टोर करते हो, तभी आप 100 रुपये के खर्चे के लिए आगे बढ़ते हो कि अब 100 रुपया मेरे पास है तो मैं 100 रुपया खर्चा करूँगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको क्या करना है, वर्कआउट करना है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी एक लड़ाई है, तो उस लड़ाई के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। और ये एनर्जी स्टोर कहाँ से होती है, ये एनर्जी खाने के साथ साथ एक और पैटर्न से स्टोर होती है, दैट इज स्लीप साइकिल। इसमें हमारी बॉडी में भी एक नई एनर्जी आती है, इंटरनल डायनामिक्स में भी आती है, और हमारा मेंटल लेवल और सूदिंग एंड काम स्टेट में चला जाता है। तो सूदिंग एंड काम स्टेट में जब ये जाएगा तो हम डेली के वर्कआउट के लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, और एनर्जी के साथ क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। और हम रोज़ की जो अपनी ज़रूरतें होती हैं, या रोज़ के जो हमारे विशेस या विलिंग्स या ड्रीम्स होते हैं, उनके पीछे चेस करते हैं। क्योंकि हर आदमी अभी के ज़माने में क्या कर रहा है, शिकार के पीछे लगा हुआ है। एक्चुअल वर्ड शिकार का मतलब ये नहीं होता है कि शिकारी शिकार के पीछे लगा हुआ है। एक्चुअल हम अपने सपनों के पीछे लगे हुए हैं, सपनों को पूरा करना है, और उसके शिकार के सपनों को कैसे मतलब वो किया जाए, पूरी तरह से शिकार करके उसको इकट्ठा कर लिया जाए, उसको फुलफ़िल कर दिया जाए, इसके पीछे हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं उसकी स्लीप, और स्लीप के आफ्टरवर्ड कि कैसा वो फील कर रहा है, कि आज रात को सोया तो सुबह उठेगा तो कैसा महसूस कर रहा है। एंड इसके बाद में आता है उसका ड्रीम पैटर्न, कि वो कैसा, उसकी कॉन्शियस माइंड में कोई ड्रीम या सबकॉन्शियस माइंड में कोई ड्रीम तो नहीं है। इसमें आदमी अननोइंगली बहुत सारे सपने देखता है, और ये सपने उसकी पर्सनैलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इसके बाद में आता है उसका बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट मतलब हो गया जब वो जो खा रहा है, बॉडी उसके हिसाब से उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, जितना ज़रूरी है ले रही है, बाकी को एलिमिनेट कर दे रही है। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अब पता चले ऐसा हो रहा है कि वो ले तो ले रहा है, लेकिन सुबह में बैठ के, और जब विलफुली वो चाह रहा है कि वो स्टूल निकले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रेशर ही नहीं आता, उनकी स्टूल जो है रेक्टम में जाके स्टोर नहीं हो रहा है, और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे प्रेशर नहीं आ रहा है, मैं वहाँ जाके बैठा रहता हूँ, हाँ करता रहता हूँ। या बहुत सारे लोगों को प्रेशर आया, वो गए, अब उनको जितना सेटिस्फैक्ट्री स्टूल होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। टू द सेटिस्फैक्शन टू द लेवल ऑफ देयर, मतलब उनकी जो अपनी वो होती है कि इतना मैंने खाया तो उसके हिसाब से इतना स्टूल मूव करेगा, वो नहीं हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने रेक्टम के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन जो स्टूल मूव करना चाहिए वो कितना मूव हुआ है, बहुत फ्यू क्वांटिटी में, या कुछ स्टूल अभी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में इम्पैक्टेड है, वो मूव नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा अगर विलफुली इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो रेक्टम फट के क्या करते हैं, पाइल्स और फिशर का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। और ये भी उसके एक परवर्टेड हेल्दी प्रोसेस का एक एग्जांपल होती है। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे उसका डाइट हो गया, मोड ऑफ लिविंग हो गया, तो सराउंडिंग में कैसे रहता है, चॉइसेस क्या ले रहा है, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस क्या है, उसके खाने का पैटर्न क्या है, खाने में किन चीज़ों को पसंद करता है, स्लीप साइकिल कैसा है, ड्रीम पैटर्न कैसा है, उसका बॉवेल मूवमेंट कैसा है, उसकी एपेटाइट कैसी है, ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करके। एंड इसके बाद में आता है मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर मतलब होता है कि वो मोरलिटी कैसा है, इंटेलेक्चुअली कैरेक्टर मतलब होता है कि वो अपने इंटेलिजेंसी क्वेटोंट में कैसा है। क्योंकि 3 क्वेटोंट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक इंटेलिजेंसी क्वेटोंट होता है, एक इमोशनल क्वेटोंट होता है, और एक होता है जो अभी के इसमें समय में दौर में आ गया है, स्पिरिचुअल क्वेटोंट। ये सारे स्फीयर एक हेल्थ का ही एक इंडिकेशन है।
तो अब इसमें कितना परवर्जन है, कितना वो क्लियरर है अपनी लाइफ में, चॉइसेस में, क्योंकि यहाँ से उसकी लाइफ में क्लियरिटी शुरू होगी। क्लियरिटी अगर वो हेल्दीएस्ट कंडीशन में तो क्लियरिटी में रहता ही है, लेकिन वो क्लियरिटी अब क्या होगी, अब वो हेजी होती जाएगी और क्लियरर नहीं होगा, विजन्स क्लियर नहीं होंगे। जैसे इसको कहते हैं विज़न एंड मिशन। लाइफ में दो चीज़ें होती हैं ना, तो विज़न एंड मिशन का मतलब होता है आपको दूरदर्शिता, और आपको दूरदर्शिता हो गई, दूरदर्शिता, और एक होता है मिशन, मतलब उद्देश्य। तो उद्देश्य को तभी आप पूरा कर पाओगे, अपने सपनों के पीछे आप तभी चेस कर पाओगे जब आप में क्लियरिटी हो कि हम इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको एक्वायर कर लेंगे। ये हो गई विज़न एंड मिशन की बात। एंड दूसरी होती है क्रिएटिविटी, आपकी इनबॉर्न टैलेंट जिसका आप यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के पास अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, बहुत सारे लोगों के पास रिसाइटेशन है, बहुत सारे लोगों के पास वोकल कॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी म्यूज़िक बता सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास इमेजिनेशन है, दे आर कार्टूनिस्टिक। बहुत सारे लोगों में क्या कहते हैं, फिजिकल बॉडी का अपीयरेंसेस बहुत अच्छा है, या फिजिकल कंटूर या उनके मस्कुलेचर बहुत अच्छे हैं, दे बिकम्स व्हाट इज़ कॉल्ड बाउंसर्स। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल होते हैं, उनके पास क्वेश्चंस होते हैं, दे बिकम्स एंकर, न्यूज़ एंकर। या बहुत सारे लोग होते हैं जो साइंटिस्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट पीपल है डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, तो ये क्रिएटिविटी के अंदर आती है। एंड द थर्ड थिंग इज़ सेल्फलेसनेस, क्लियरिटी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फलेसनेस, एंड दैट इज़ द ट्रूएस्ट सेंस इन लव, दैट इज़ कैंडिड लव, कि हाउ मच अफेक्शनेट यू आर टू वन सेल्फ एंड टू योर सराउंडिंग्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स, एंड ट्रूएस्ट सेंस कि मेरा अधिकार जो है वो जितना मेरा हिस्सा है सिर्फ वही मैं लूँगा, रेस्ट के हिस्से को मैं कभी डैमेज नहीं करूँगा। ये भी एक हेल्दीएस्ट मैनिफेस्टेशन का पार्ट है जो परवर्टेड कंडीशंस में लॉस्ट हो जाता है। जब आउटो इम्यून डिसऑर्डर का स्टेट डेवलप होता है तो ये धीरे धीरे चीज़ें लॉस्ट होना शुरू कर देती हैं। वहाँ पे सिकनेस जैसे जैसे एडवांस होती है, पहले तो क्लियरिटी लॉस्ट हो जाती है, दूसरी क्रिएटिविटी चली जाती है, तीसरे सेल्फलेसनेस की जगह सेल्फिशनेस डेवलप हो जाता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। अब मुझे मालूम है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें कोशिश करने के बाद इतनी ही आ रही हैं, तो मैं उसका बाई हुक और बाई हुक मेथड अप्लाई करना शुरू करूँगा, मैनिपुलेशन से स्टार्ट करूँगा। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे स्कूल में एक लड़का था, हम लोग 12 महीने पढ़ते थे, रिज़ल्ट निकलता था, हम लोग कम नंबर लाते थे, और एक एग्ज़ाम के 1 महीना पहले वो दाएँ बाएँ करता था और पास हो जाता था। तो एक ऐसा लगता था कि ये पास कैसे हो रहा है, तो उसने वही जीवन में सीखा और हमने अपना प्रॉपर रास्ता सीखा। तो प्रॉपर रास्ता जो चल रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेकिन रेशनल रहेगा और उसका परवर्जन बहुत कम होगा, लेकिन जो इम्प्रॉपर मीन अडॉप्ट करेगा उसका परवर्जन का लेवल बढ़ेगा एंड सिकनेस उसकी धीरे धीरे क्या होगी और डीपर लेवल में चली जाएगी और आउटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे स्टेट सेटअप होने शुरू करेंगे। अब आई कि ये जो हमारा होम्योपैथी का पहला पार्ट था, जैसे प्रोसीजर्स की स्टेपिंग हम क्या लेते हैं, तो दैट इज़ केस टेकिंग। तो केस टेकिंग के हिसाब से हमारी जो मेडिसिन सिलेक्शन होती है, हमारी मेडिसिन डायनामिक लेवल में काम करती है, मटेरियल लेवल में हमारी मेडिसिन काम नहीं करती। हमारी मेडिसिन उस एनर्जी को करेक्ट करती है जिस एनर्जी के कारण ये डेविएशन हुआ फ्रॉम फॉर्मर हेल्दी स्टेट टू द नाउ स्टेट ऑफ सिकनेस। मतलब जो हमारा हेल्दीएस्ट कंडीशन था, जहाँ हमारी रेशनैलिटी थी, हमारा जो प्योर नेचर था, उस प्योर नेचर में ऐसा क्या आ गया कि हम ये धीरे धीरे डेविएशंस की तरफ जाके इरेगुलर प्रोसेसेस, मॉर्बिड फंक्शनिंग, इरेगुलर प्रोसेसेस एंड नाउ इन स्टेट ऑफ कंप्लीट डिजीज स्टेट हम डेवलप हो गए। ये इसको वापस से रिस्टोर करना, उसी के स्टेट ऑफ ऑर्डर में लाना शुरू कर देती है। जैसे अभी हमारे पास 3 चल रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केसेस। पहला चल रहा है सार्कोइडोसिस का, जिसमें ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स में ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस देखने को मिलता है। और दूसरा आया था लूपस मिलियारिस डिसेमिनेटस स्पेसिस। ये एक डिजीज़ कंडीशन है जिसमें फेस में, लूपस का ही एक वेरिएंट है जिसमें फेस में बहुत सारे बुलास फॉर्म हो जाते हैं। एंड वो लंबे समय से स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट ले रहा था, 5-6 स्टेरॉयड का, मतलब 5-6 स्किन के डॉक्टर्स को चेंज कर चुका था और स्टेरॉयड का हेवी डोज चल रहा था और वो सिकनेस के स्टेट से फ्री नहीं हो पा रहा था। बट उसकी पर्सनालिटी का जब मैंने केस टेकिंग करना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि सिकनेस इज़ ऑल्सो ए काउंटर पार्ट ऑफ द इनर स्टेट। जो अंदर में है वही बाहर में दिख रहा है। जैसे अंदर में वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, परवर्टेड है, वो किसी को जल्दी माफ़ नहीं कर पाता। आप उसका नुकसान कर दो तो आपको छोड़ेगा नहीं, और यही चीज़ें उसकी बॉडी में भी
बाहर में दिख रही थी। तो दोनों स्टेट, बाहर का जो था वो अंदर के एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ही हमने केस टेकिंग की, पूरी टोटलिटी ली, उसके बाद में उसको मेडिसिन पढ़ी, नाइट्रिक एसिड, उसका स्टेट ऑफ ऑर्डर आना शुरू किया एंड दिस बुल्ला हैज़ गॉन। तो ये हमने किया। फिर सार्कोइडोसिस का एक केस था, उसमें भी हमने केस टेकिंग की। उस सार्कोइडोसिस की जो पेशेंट थी शी वाज एक्सट्रीमली ग्रेडी, मतलब ही वॉज फ्रॉम ए सच्चे फैमिली जहाँ लगता है स्टोरेज जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हम बाई हुक और बाई कुक कैसे करके किसी को मैनिपुलेट करके अपने आप में स्टोरेज करना शुरू कर दें। एंड यही उसकी सिकनेस थी, ये ग्रीडी, उसके एक्सेसिव ग्रीडी उसकी कॉज ऑफ सिकनेस थी। एंड इस सिकनेस के रिप्रेजेंट में मैंने जब उसकी केस टेकिंग की, उसके ग्रीड, अब ग्रीड कई सेंस में हो गए, उसके स्टूल नहीं मूव कर रहे। क्यों? अगर ये छोड़ दिए तो रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही, किसी की बात लग गई तो वो भी स्टोर करके रखा है, अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा है। तो दिस स्टेट ऑफ ऑर्डर डिसऑर्डर, ऑर्डर से जो डिसऑर्डर में गया, इसमें मेन सेंटर क्या था? ग्रेड था। तो ये हमने होम्योपैथिक केस टेकिंग के द्वारा फाइंड आउट की, और उसके बाद जब मेडिसिन पढ़ी तो स्टेट ऑफ ऑर्डर में आ गया। तो ये होम्योपैथी का पूरा जिस्ट है, जो हमारे ट्रीटमेंट का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, जो सभी होम्योपैथ के लिए होता है।